बाद अलग अलग रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। हम खास चर्चा भी कर रहे हैं, तमाम अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनके पास हम चलेंगे। नीरज जी, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहूंगी क्योंकि टैक्स स्लैब में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक जो बात कही जा रही है कि अगर विदेशों में आपका अकाउंट है तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी लिमिट मिल सकती है कि आप कुछ अमाउंट पे कर दीजिए, दूसरा पेनल्टी ना लगे उसके लिए भी थोड़ा वक्त दिया गया है। इसको थोड़ा आप इलेबोरेट करके जरा समझाइए। इस बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम लेकर आई है वो ये है कि अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ फॉरेन और फॉरेन की एसेट्स को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लोगों का जो पुराने उद्योग है वो 70 सालों से हमारे पिता हमारे दादा चला रहे हैं, लेकिन हम चाहते थे कि इसमें भी कोई ना किसी तरीके की कोई छूट मिले, तो उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिले। हम हर साल डिमांड करते हैं कि पुराने उद्योगों को ऑक्सीजन दी जाए, लेकिन पुराने उद्योगों को उद्योग तो खुल रहे हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही, पुराने उद्योग बंद हो रहे हैं। तो मेरा कहना है आप तरीके से सरकार अच्छे कार्य कर रही है तो हम उसका बड़ी सराहना करते हैं, लेकिन पुराने उद्योगों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। क्या उम्मीद सर कर रहे थे, क्या मिला? हम प्लास्टिक इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री तो वैसे ही सरकार के आम नागरिक आम लोगों की निगाह में भी एक पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री कहलाती है। तो सरकार तो कुछ सुनती नहीं है। जो पुरानी प्लास्टिक की दाने बनाने की आईपीसीएल वगैरह जो सरकारी कंपनियां थी वो भी सब प्राइवेट हो गई। अब प्राइवेट रिलायंस के हाथ में सब चली गई, उन्हीं की मनमानी के हिसाब से रेट घटते बढ़ते रहते हैं। अब इस बजट से तो खैर कोई खास उम्मीद नहीं रही। एमएससी में हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोग छोटे उद्योगों की तरफ लोग ध्यान देंगे, ऐसा कुछ ध्यान दिया नहीं। और 10,000 करोड़ रुपए मात्र उन्होंने एमएसएमई फैक्टर के लिए दिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं समझता हूँ कम पड़ेंगे। तो ऐसा कोई उत्साहजनक बजट नहीं लगा। संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या एक्सपीरियंस थे सर, क्या उम्मीद थी, क्या मिला? जो हम लोग सोच रहे थे वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी सारे आइटम होनी चाहिए। जब स्वदेशी आइटम आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो हम जितने भी छोटे हैं उद्योगी, जो पुराने उद्योग वाले हैं, नए उद्योग वाले, उनको कुछ सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए, उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। एक्चुअली हम ऑटो 3 व्हीलर बनाते हैं, ई रिक्शा बनाते हैं, उसमें खाली बैटरी में थोड़ा रेट कम हुआ है। बाकी ऐसा कुल मिला के बजट बहुत अच्छा तो नहीं है। नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। बजट में कितने लोकेशन किया गया? और हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, जैसा कि सुना आपने, वो कह रहे हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी, आर्थिक तौर पर हमारा देश सशक्त होगा, विकसित भारत की। ठीक है, नीरज जी के पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले नीति जी, अभी जैसा कि सुना आपने कि ओवरऑल इसको बैलेंस बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हर सेक्टर पर फोकस है सरकार का और आर्थिक तौर पर भी हमारा देश मजबूत होगा। हाँ जी, हाँ, तो मैं वही अपना मतलब मैंने जैसे पहले भी ये बात बोली कि सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स पर इस बजट के अंदर फोकस किया गया है।
जो कि आपस में इंटर आपस में रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। और उसके साथ साथ यहाँ पर यूथ और वुमेन के लिए भी बात की गई है, जिसमें कि उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़े, इस पर भी ध्यान दिया गया है। तो जब हम अपने इकोनॉमिक सेक्टर्स की ग्रोथ की बात करते हैं तो उससे नेचुरली हमारा एक ग्रोथ रेट बढ़ता है। और अगर आप दूसरा इसका एस्पेक्ट देखें तो क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो पहले से कम हुआ है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि 4.5% से भी कम एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी वो आ जाएगा, तो उससे जो फंड्स हमें सेव होंगे वो फंड्स आगे दूसरी कैपिटल गुड्स में लगेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं, बजट 12 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवे कॉरिडोर्स बनेंगे, वाटरवेज बनेंगे, जो थोड़े से लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनको हाईली डेवलप्ड एरियाज़ के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव होने से डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों से नेचुरली ग्रोथ रेट को और एक्सपेक्टेशन है बढ़ने की। हाँ, यहाँ पर एमएसएमईज और उसमें हम कैसे जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं उनसे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसके ऊपर भी बात की गई है। एक्चुअली जब हम लोग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली जो नेसेंट जो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।